हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज़ CS पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। नाम थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा क्योंकि मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन मतलब काफ़ी डिफरेंट है। बहुत बार बच्चों को ऐसा देखा गया है कि वो दोनों ही वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सेइंग मैम मैनेजमेंट टेक्निक्स भी तो वही होती होंगी ना जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। क्योंकि प्रिंसिपल्स में हम क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस हैं जो किसी का भी बिहेवियर गाइड करती हैं, जो बिहेवियर के बारे में बताती हैं कि ऐसे एक्ट करो, ऐसे एक्ट मत करो। तो टेक्निक्स भी तो काइंड ऑफ वही होती हैं। तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो वही डिफरेंस कवर करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में, जिसमें ये पहले बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एक्शन। जो हमारी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी गाइडलाइंस हैं फॉर एक्शन। मतलब मानिए ये एक इंसान है, ठीक है, उसको उसकी डायरेक्शन में चलने की गाइडेंस, एडवाइस या फिर हम बोल सकते हैं पथ दिखाना, पथ प्रदर्शन करना, वो सब कौन करता है? वो करता है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अगर हमें पता है इस इंसान को यहाँ तक रीच करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है उसको गाइडेंस लगेगी, उसको एडवाइस लगेगी, उसको ऐसे कुछ पॉइंट्स लगेंगे जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आगे का फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा मेरा। वेयरएज मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें तो मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। ये क्या हैं? ये तरीके हैं, ये प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसीजर्स हैं विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप टू बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश टास्क। अगर इस इंसान को, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया, वहाँ पे गाइडेंस देते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, यहाँ पे स्टेप वाइज उसे डायरेक्ट किया जाएगा कि पहले ये अचीव करो, उससे ये अचीव होगा, फिर ये अचीव करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, और फिर हम कहीं पहुंचेंगे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो वो सारे के सारे स्टेप्स, वो सीरीज ऑफ स्टेप्स कहाँ आते हैं? हमारे मैनेजमेंट टेक्निक्स में आते हैं। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, वहाँ से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। पर पहले हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट टेक्निक्स का एक और वो पॉइंट। इसमें बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। मतलब उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा 19-20 कर सकते हैं। प्लस हम ये भी देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है, तभी अप्लाई करेंगे उस चीज़ को, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट टेक्निक्स दे से मैनेजमेंट टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल, या कह सकते हैं रिजिड होती हैं थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में। मतलब मैनेजमेंट टेक्निक्स क्योंकि स्टेप्स है ना, तो स्टेप्स तो हमेशा क्या रहेंगे? थोड़े से रिजिड ही रहेंगे, उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलेगी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड किए जा सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक्स को चेंज या मोल्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। अब इसका लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। देयर इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉल्ड टीम स्पिरिट, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। ये क्या है? हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। ये किसी भी नॉर्मल इंसान को गाइड करता है कि जब भी काम करो ऑर्गेनाइजेशन में, हमेशा टीम स्पिरिट में करो, हमेशा दूसरों के साथ मिलके करो, हमेशा ऐसे करो कि आप अपने बारे में ना सोचो, सिर्फ आप पूरी टीम को साथ लेके चलो। तो ये प्रिंसिपल इन सब चीज़ों के बारे में आपको गाइड करता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये बोलता है कि ये भी आपको टीम स्पिरिट सिखाता है, लेकिन ये आपको गाइड नहीं करता, ये आपको स्टेप्स बताता है कि टीम स्पिरिट आएगी कैसे। किसी के अंदर अगर आपको टीम स्पिरिट वाली भावना लानी हो तो वो कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप कंपनी में टीम स्पिरिट ला पाए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स
कहीं ना कहीं थोड़े से जनरल नेचर के रहते हैं, जो आपको बताते हैं क्या करना सही है, क्या करना गलत है। लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको बताती हैं कि अगर आपको करना ही है तो किस तरह से आपको करना पड़ेगा, वो कौन कौन से स्टेप आपको लेने पड़ेंगे टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, ये आपको मैनेजमेंट टेक्निक से पता चलता है। वेयरएज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि आपका फ्यूचर कोर्स कैसा रहेगा, आपको क्या एक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है। सो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस समझ में आए होंगे और ये भी समझ में आया होगा कि ये दोनों चीज़ें इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। यू विल हैव टू हमेशा रिमेंबर ये चीज़ें अलग हैं और ये चीज़ें उनको अचीव करने के शायद रास्ते हो सकते हैं, लेकिन काइंड ऑफ है तो अलग ही। So this is a small video on what management principle versus management techniques। याद रखिएगा, दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल मत कीजिएगा। पेपर में पूछी जा सकती हैं, ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछी जाएंगी, 1-2 नंबर में ही आएंगी, क्योंकि बुक में भी इवन ज़्यादा पॉइंट्स कवर नहीं कर रखे हैं और ज़्यादा होते भी नहीं हैं। तो 1-2 नंबर के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा और अपना आंसर राइटिंग सही से रखिएगा। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि देखिए, when it comes to business studies, ना सिर्फ नॉलेज मैटर करती है बल्कि हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर वो भी मैटर करता है। तो अपनी राइटिंग स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप सिर्फ इसी में रहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लूँ, तो उस पर मत रहिएगा। थोड़ा सा उन सब चीज़ों को लिखने की भी आदत डालिएगा। जैसे जैसे आप लिखना सीखेंगे वैसे वैसे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी और वो ना सिर्फ आपके 12th में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी, बल्कि फ्यूचर में भी अगर आप कोई पेपर लिखते हैं, कोई अच्छा मतलब कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी यूज़फुल होगी। वरना वैसे ही लिखेंगे जैसे वो बीकॉम वाले बच्चे लिखते हैं भर भर के, बट कुछ ही लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, कुछ भी स्टोरीज लिख रहे हैं, वो सब नहीं करना है यहाँ पे आपको जो भी क्वालिटी मतलब का आंसर प्रिपेयर करना है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। सो इतनी सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज़ के बारे में। सी इन आवर लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कशन की मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में, राइट? यहाँ हम बोल रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज़ के बारे में, लेकिन हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि समवट वी नो ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। दे से management principles are guidelines for managerial actions। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि यही वर्ड कहीं ना कहीं दोनों के बीच में डिफरेंस लाता है। यहाँ मैंने हाईलाइट किया है मैनेजरियल एक्शंस को, whereas what they say values are guidelines for human behavior। ये बोलते हैं कि भैया देखिए, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको एग्जिस्टेंस में लाने का एकमात्र रीज़न ये था कि हम मैनेजर्स को कहीं ना कहीं ये समझाएं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें अच्छी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैल्यूज़, ये बहुत ही जनरल नेचर की कॉन्सेप्ट है जो कि ये बताती है कि लोग मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं सोसाइटी में उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग तो कोई भी हो सकता है, ही कैन बी अ मैनेजर, ही कैन बी अ नॉन मैनेजर टू। ऐसा इंसान भी मतलब मान लीजिए एम्प्लॉयज़, हमारे यहाँ के स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, वो सारे किस में काउंट हो सकते हैं, हमारे वैल्यूज़ में काउंट हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक और डिफरेंस का पॉइंट मिलता है, वो क्या है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसके लिए एग्जिस्टेंस में आती है, मैनेजर्स के लिए। यहाँ से हम मैनेजर्स को वो गाइडलाइंस देते हैं कि भैया आपको ऐसा करना है, ये करना है, वैसा करना है। लेकिन वैल्यूज़ हर एक इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है,
चाहे वो मैनेजर है या फिर वो एम्प्लॉय है या फिर वो स्टेक होल्डर है या फिर वो और कोई इंसान क्यों नहीं है। तो हर एक इंसान जो ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में आता है, ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों की कैटेगरी में आता है, जो भी मतलब पर्सन, उसको हम क्या करते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट वाली थिंग तो हम सिखाते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगी आपको, वेट कीजिएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। ये बोलते हैं जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ना, वो बहुत टेक्निकल रहते हैं। वेयर एज हमारे जो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ये बहुत एथिकल होती हैं। एथिकल मतलब जो चीज़ आपको बताए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है नॉर्मल सोसाइटी में। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जो आपको बताए क्या सही है क्या गलत है, वो हो जाता है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो ये सोसाइटी को ध्यान में रखती है, ये ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखती है, ये हर एक इंसान के लिए होती है। वेयरएज ये टिपिकली मैनेजर्स के लिए होती है या फिर उन लोगों के लिए होती है जो मैनेजमेंट का काम देख रहे होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये बोलता है, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं टीम स्पिरिट वाला। ये बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। मतलब एवरीबडी शुड बी लाइक वर्किंग इन अ टीम। हर इंसान के अंदर टीम स्पिरिट वाली भावना होनी चाहिए और उन्हें एक दूसरे से काम करना आना चाहिए। ये है हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर हर एक इंसान टीम स्पिरिट में काम करेगा, टीम वर्क की तरफ जाएगा, तो उससे किसका भला होगा? ऑर्गेनाइजेशन का भला तो होगा, इंडिविजुअली आपका भी भला होगा। जब आप सबके साथ मिलके काम करते हैं, यू गेट सेंस ऑफ लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार आपका एक गलत एक्शन शायद पूरी टीम को सफ़र करा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखा जाता है। और जबकि वैल्यूज़ के एग्जाम्पल की बात करें तो वैल्यूज़ के एग्जाम्पल होते हैं, हमें दूसरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें हर किसी से अच्छे से बिहेव करना चाहिए, हमें कभी भी उल्टा काम नहीं करना चाहिए, डिसऑनेस्ट वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली वैल्यूज़ आपको सोसाइटी में आप कैसे बिहेव करोगे एथिकली ताकि आप गलत ना लगो, वो सिखाती हैं। वेयरएस वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में ये होती है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ से ऑर्गेनाइजेशन का भला हो सकता है, एट द सेम टाइम लोगों के साथ जस्टिस हो सकती है, वो चीज़ हमारी है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। कायदे से देखा जाए तो किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए, हर किसी से अच्छा रहो, मतलब ये भी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन ये टीम स्पिरिट नहीं बोल रहे उसको, क्योंकि यहाँ पे आप किसको बोल रहे हो? सोसाइटी में किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को बोल रहे हो। टीम स्पिरिट की बात कहाँ आती है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में आती है। तो इस तरह से ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बातें दोनों सेम ही बोल रहे हैं, वैल्यूज़ भी आपको यही सिखाती हैं, एथिकली क्या चीज़ करना सही है, क्या चीज़ करना गलत है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में बताते हैं क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। आई होप आपको ये दोनों के डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। बिना एग्जाम्पल के अपने आंसर को मत समझाइएगा, बिकॉज दोनों के पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम सिमिलर लगेंगे, मतलब नहीं बनता। तो यू विल हैव टू गिव एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। काइंड ऑफ आप रिलेशनशिप देख रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट चैप्टर हम वहाँ पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो पूरा का पूरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स के बारे में चैप्टर है ये। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एज यू कैन सी इट सेज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, optimum utilization of resources, fulfilling social responsibilities, scientific decision, management training, education and research, meeting changing environment requirement. So ये सारे कहीं ना कहीं कंबाइन होके बनते हैं हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इम्पॉर्टेंस पॉइंट। एक एक करके हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन तो थोड़े कम मार्क्स के लिए आ जाता है या बहुत ही जनरल नेचर का क्वेश्चन आ जाता है कि लिखिए
एक शॉर्ट आंसर ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो उस टाइम पे इस वीडियो में जितना भी कंटेंट बोला जाए, लिखा जाए, बताया जाए, वो सारा अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको शॉर्ट फुल मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद है। बस आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए अपना आंसर। सो फर्स्ट व्हाट दे से, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। ये बोलते हैं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हमारे यहाँ के मैनेजर्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं, उनको कुछ बढ़िया सिखा देती है अबाउट द रियलिटी। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज से वो उनके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट घुसाने की कोशिश करते हैं। वो मैनेजर्स को कहीं ना कहीं बता देंगे कि अगर आप ऐसे बिहेव करोगे उसका रिएक्शन काइंड ऑफ ऐसा 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 हो सकता है। तो उससे क्या होगा, मैनेजर पहले से ही सोच लेगा कि भैया अगर मुझे उस वे में एक्ट करना है तो मुझे उसके नतीजों के लिए भी क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले लें इसका। जैसे मान लीजिए मैनेजर ने क्या किया कि कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी। अब हमने हमेशा पढ़ा है कि जब भी नई पॉलिसीज़ आती हैं तो लोग कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे से उस चीज़ को ले लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिवली लेते हैं, मतलब पसंद नहीं करते नई चीज़ों को। तो ऐसे में ये दोनों ही कंडीशंस के पसंद आएगा नहीं आएगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में पहले से ही कहीं ना कहीं लिखी होगी। तो उससे क्या होगा, मैनेजर पहले से ही सतर्क रहेगा कि भैया ऐसा कुछ हो सकता है। सेकेंड ये बोलते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस हैं। जब हमारे पास पहले प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं और हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हर एक चीज़ बहुत एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली वर्क करती है, स्पेशली हमारे कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन। देन दिस ए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं हमें ये सिखा देते हैं कि कंपनी में आप अच्छे से तभी वर्क कर पाएंगे जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करेंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंटली करने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट डिराइव हो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे कि बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। अगर 10 चीज़ें उससे बन सकती हैं तो 11 बनवा दो, मतलब इतना कोशिश करो। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर ये बोलते हैं भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, कुछ ऐसी भी वो होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी टूवर्ड्स द सोसाइटी जो उनको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स काइंड ऑफ उस चीज़ में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको उस वे में भी डायरेक्ट करेंगे कि जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है उससे पीछे ना हटे। देन दे से साइंटिफिक डिसीजन। ये बोलते हैं कि जब भी हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको सिखाते हैं कि जब भी आप डिसीज़न ले रहे हो, बहुत ही एवे से डिसीज़न मत लो कि कुछ भी आपके दिमाग में आया उसके बेसिस पे यू एक्टेड। ऐसा नहीं करना। आपको कुछ चीज़ों को बेसिस मानना है और उसके बेसिस पे ही अपना क्या लेना है, डिसीज़न मेकिंग करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके जो आंसर्स आएंगे, आपके जो डिसीज़न लिए जाएंगे, आपके जो फैसले होंगे वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और साइंटिफिक माने जाएंगे बेस्ड ऑन सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर ये बोलते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इनका कहना है कि भैया देखिए ये ऐसा काम नहीं है जो 2 मिनट में समझा जाए या 2 मिनट में याद कर लिया जाए। इट टेक्स टाइम। आपको बहुत रिसर्च वर्क करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं और भी 100 चीज़ें होती हैं। उसके बाद कहीं ये चीज़ें आके आपके दिमाग में बैठती हैं तो उस चीज़ पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। देन मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा बदलती रहती हैं और आपका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट तभी कहलाया जाएगा जब आप अपने मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स चेंज करते रहो। सो वो भी कहीं ना कहीं करने में हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। सो इन शॉर्ट बोला जाए तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत सारे काम करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आपकी कंपनी में कम से कम वेस्टेज हो, जितने डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं वो साइंटिफिक इन नेचर हो, मतलब कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड हो। ऐसे ही डिस्क्रिशनरी वे में आपने नहीं लिए हो कि मन किया इस पे आंसर करने का, इस पे नहीं करने का तो ऐसा कर दिया। नहीं, जो भी सेलेक्ट कर रहे हो उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए, उसके सिलेक्शन के पीछे, और इट शुड बी द बेस्ट डिसीजन एवर।
उसके बाद इन सब चीज़ों से मैनेजमेंट प्रिंसिपल अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। उसके अलावा आपके जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो कंप्लीट होंगी, मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं जो भी हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, रिसर्च वर्क कंप्लीट किया जाएगा, और एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं रियलिटी की एक पिक्चर भी मिल जाएगी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। ये था इसका एक बहुत ही जनरल आंसर, बहुत ही जनरल कंटेंट पे वर्क करना। अब इसको हम इंडिविजुअली देखेंगे जो कि हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो से। पर मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ उतना ही लिखना है जितना मैंने आपको बताया है। क्योंकि देखिए रीज़न देखिए, कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है, मतलब पॉइंट्स बहुत सारे हैं। अगर हर एक पॉइंट में आप ज़्यादा एक्सप्लेन करने बैठ जाओगे तो एक ही पॉइंट में उलझ जाओगे और ओवर राइट कर दोगे, मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा राइट कर दोगे, जो कि नहीं चाहिए। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। 3 नंबर के लिए कोई आपको 10 पेज लिखने के लिए नहीं बोलेगा और आपको वो करना भी नहीं है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, दो हम उसको इंडिविजुअली विद एग्जाम्पल देखने ही वाले हैं, तो आप मेरी फ्यूचर वीडियोस देख सकते हैं इजीली। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। यस, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना, और इसको हम सिग्निफिकेंस से भी डिनोट करते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि सिग्निफिकेंस पे लिखिए तो उसका मतलब यही है कि वो इम्पॉर्टेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये जितने भी सिनोनिम्स होते हैं ना, उनको आप ऐसा मान के चलिए कि वो अगर एक वर्ड लिख रहे हैं तो उनका मतलब वही है, वो दूसरा ही बोलना चाह रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक में तो ऐसा दिया हुआ था, उसमें तो सिग्निफिकेंस दिए ही नहीं हुए थे। बात बेटा दोनों की सेम ही है। फर्स्ट पॉइंट इसका बोलता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। मैनेजर्स को अंदर की इंसाइट देती है, अंदर की नहीं, एक्चुअली रियलिटी की इंसाइट देती है। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स। जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं। किसके लिए, फॉर द मैनेजर्स। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। ये तो पुरानी बात हो गई है। उसके बाद आइए, दीज प्रिंसिपल्स इम्प्रूव नॉलेज, एबिलिटी and understanding of managers under various managerial situations। ये बोलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं कहीं ना कहीं ये मैनेजर्स की नॉलेज लेवल को, उनकी एबिलिटी को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। मतलब इनका कहना ये है कि आपकी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो नॉलेज बढ़ाएंगे, वो उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे कि कैसे सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कैसे मोर मैच्योरली एक्ट करना है, कहीं ना कहीं वो सिखाते हैं। देन दे से द इफेक्ट्स ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। ये प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं मैनेजर्स को मदद करते हैं खुद की गलतियों से खुद ही सीख लेने के लिए। तो मतलब ये प्रिंसिपल्स ना सिर्फ उन्हें नॉलेज देते हैं, उनकी एबिलिटी इम्प्रूव करते हैं, उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं, बल्कि उनको खुद की मिस्टेक से ही सीखना सिखा देते हैं। These principles guide managers to take right decision at the right time। सही डिसीजन लेना सही जगह पे, सही प्लेस पे, सही टाइम पे, ये कहीं ना कहीं एक मैनेजर कहाँ से सीखता है, मैनेजरियल प्रिंसिपल से ही सीखता है। तो इन शॉर्ट ऐसा मानिए कि ये कुछ गाइडलाइंस हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, दीज आर गाइडलाइंस। और गाइडलाइंस आपको क्या करती हैं, डायरेक्ट करती हैं ना, गाइड करती हैं कि भैया फ्यूचर में ये करना, ये मत करना। मतलब वो आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सिखाती हैं जो आपको थोड़ा सा मैच्योर बनाती हैं, आपकी डिसीज़न मेकिंग को अच्छा करती हैं, और आपको खुद की ही मिस्टेक से सीखना सिखाती हैं कि आप लोगों को गलती करके उनकी मिस्टेक मत वो करो, आप खुद गलती करो, सीख लो उससे, और नेक्स्ट टाइम उस गलती को रिपीट ना करो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कहाँ से सीखने को मिलती हैं,
मैनेजमेंट प्रिंसिपल से ही सीखने को मिलती हैं। सो एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं पूरे पॉइंट को। ये बोलते हैं जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो हमारे मैनेजर्स की इस तरह से मदद करते हैं कि रियलिटी का थोड़ा सा इंसाइट दे देते हैं। जब मैं इसका एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में बता रही थी तो मैंने उसको बहुत ही प्रिसाइज रखा था, लेकिन मैं उसे यहाँ पे डिटेल्ड वे में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सी, मैंने क्या बोला कि एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान है हमारे पास जिसने क्या सोचा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता हूँ, और फॉर्चुनेटली उसने ज्वाइन कर भी लिया और उसे पोजीशन मिल गई कौन सी, मैनेजर्स वाली। मतलब ये क्या बन गया, अब एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बन गया। अब इसने बहुत चीज़ें सोची हुई थी दिमाग में, इसने सोचा हुआ था जिस दिन मैं मैनेजर बनूंगा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। जैसे बचपन में होता है ना, प्राइम मिनिस्टर पे आपको वो लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, और आप अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो क्या करेंगे, तो आप भर भर के लिखते हैं मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो ऐसे ही इसके भी दिमाग में कुछ कुछ थॉट्स थे कि मैं ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही वो करूँगा ज्वाइन, मैं वहाँ पर रेवोल्यूशन ला दूंगा, हर एक चीज़ चेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इसके प्लान्स क्या थे, हर एक चीज़ को चेंज करने के लिए थे। लेकिन आप मुझे बताओ, आउट ऑफ सोसाइटी कितने लोग ऐसे होते हैं जो चेंजेस को पॉजिटिवली ले लेते हैं? यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन ले रही हूँ, मैं हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मान रही हूँ, और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या करते हैं, उन चेंजेस को नेगेटिवली लेते हैं, मतलब रेसिस्ट करते हैं उन चेंजेस को, उन्हें पसंद नहीं आते चेंजेस। तो ये यहाँ पे यही बोलते हैं कि देखिए, आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं और एकदम से रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है लोगों को वो बात पसंद नहीं आए, और लोगों को एट द सेम टाइम इतने सारे चेंजेस पसंद भी नहीं होते हैं। उनको चाहिए होता है जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहने दीजिए। मतलब आप बार बार बीच में आके नहीं बताइए कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नया करना है कि नहीं। जैसे हम कर रहे हैं, वी आर कंफर्टेबल एट डूइंग दैट, और हमें बार बार नई नई चीज़ों के बारे में मत समझाइए। यूजुअली यही क्राइटेरिया होता है। तो ये लोग भी क्या थे, आधे पॉजिटिव सोचने लगे, आधे नेगेटिव सोचने लगे। लेकिन इस इंसान ने अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़े होंगे तो इसे पहले से ही पता होगा कि मैं अगर एकदम से चेंज लाऊंगा तो वहाँ पे क्या क्या इफ़ेक्ट मुझे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे में ही वॉज ऑलरेडी रेडी विद बोथ दीज थिंग्स, मतलब इसके दिमाग में था कि हो सकता है लोग रेसिस्ट भी करें, तो इसने पहले से ही काउंटर मेजर उनके लिए भी सोच रखा था। तो ये अच्छा मैनेजर कहलाया जाएगा। और थैंक्स टू व्हाट, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जिन्होंने इसे रियलिटी का एक इंसाइट पहले से ही दे दिया था कि बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, उसके लिए काउंटर मेजर्स भी तैयार कर लो, और कैसा करोगे उससे पॉजिटिव होगा, कैसा करोगे उससे नेगेटिव होगा, वो भी कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें बता देते हैं। तो यहाँ पे ये इंसान जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी और बहुत सारे चेंजेस एकदम से ला दिए थे, कहीं ना कहीं ही वॉज हैप्पी कि उसने जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसकी वजह से उसे पता चल गया कि चेंजेस हर किसी को पसंद नहीं होते, लोग उसे रेसिस्ट भी कर सकते हैं। तो इसने उनके लिए पहले से ही चीज़ें सोच के रखी थी कि उनके साथ कैसे डील करना है। So this was the first point of our importance of management principle. I hope आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सेकेंड पॉइंट के बारे में, दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करना चाहती हूँ। ये सिचुएशन देख रहे हैं आप, ये सिचुएशन ऐसी है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में क्या हुआ, पानी ख़त्म हो गया। तो अब हर रोज़ सुबह 7 बजे पानी आता है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है, और इस पूरी कॉलोनी में रहते हैं ऑलमोस्ट 200 लोग। अब आप ये सोचिए, 1 घंटा पूरे दिन में पानी आता है
और वो भी 200 लोगों को उसी में एडजस्ट करना है, कैसे पॉसिबल होगा? ये बोलते हैं कि भैया देखिए, ये तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आप छोटे छोटे काम के लिए इतना ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे थे। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है इनडायरेक्टली कि अगर आप रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे मिसयूज़ करते चले जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास रिसोर्सेज बचते ही नहीं हैं। और यही सिनेरियो है आज की डेट में। हम पानी की इतनी ज़्यादा वेस्टेज करते हैं कि उसकी वजह से हमारे पास पानी की कमी होती जा रही है। हमें ये तब तक महसूस नहीं होगा जब तक हम उसे पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, कितने सारे एरिया राजस्थान के हैं जहाँ पे पानी ही नहीं होता। उन्हें मीलों दूर जाके पानी इकट्ठा करना पड़ता है। आप सोचिए, आपके साथ अगर ऐसा होता, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती, तो क्या आप पानी को वेस्ट करते? अभी हम क्या करते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं और टैंक खुला छोड़ देते हैं कि जब तक ब्रश करे तब तक वो चलता रहेगा। अरे उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है इतना इतना सा पानी लेने के लिए, और वहाँ पे भी उनको साफ़ पानी नहीं मिलता है। तो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं रिजल्ट कर सकता। तो सेम सिनेरियो में ये यहाँ पे बोलते हैं कि मैनेजमेंट रिसोर्सेज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं हमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सिखाते हैं। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में इसलिए भी आए थे कि उन्हें चाहिए था कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उन्हें इस तरह से इस्तेमाल करें कि उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट ना रहे। मतलब वो वेस्ट ना हो या फिर वो कभी भी गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल ना हो जाए, और जब हम सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करने जाएँ तो हमें वो रिसोर्स ही ना मिले। ये यहाँ बोलते हैं द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज़। देखिए मैंने क्या किया, मेरे को शर्ट बनाना नहीं आता, ठीक है, मेरे पास इतना सारा कपड़ा है, मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। मैंने उठाया और मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया, काट फीट करके उसको बिगाड़ दिया। अब वो अच्छे से शर्ट भी नहीं बनी, लेकिन रिसोर्स भी ख़राब हो गया। और ये गलती क्यों हुई? क्योंकि मैंने चीज़ों को पहले प्लान नहीं किया। मैंने पहले से चौक और उसके साथ ऐसी वो नहीं की थी, लाइंस वगैरह नहीं खींची थी, जिसकी वजह से शायद मेरा रिसोर्स ढंग से इस्तेमाल हो जाता। तो यहाँ पे गलती किसकी है? गलती मेरी है कि मैंने प्लान्ड वे में एक्ट नहीं किया। तो ये यहाँ बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं आपको यही सिखाते हैं कि भैया प्लान्ड वे में एक्टिविटीज़ कीजिए, मन मर्जी से एक्टिविटी मत कीजिए। एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल, आपको ऑर्गेनाइज ऐसे करना है लोगों को और उनके रिसोर्सेज को इन सच अ वे कि वो एफिशिएंटली वर्क करें। बाय एफिशिएंटली वर्क करें वी मीन कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ला के दें। तो यहाँ पे आप यही करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में आप और क्या सीखते हैं? यही तो सीखते हैं। फिर ये बोलते हैं प्रिंसिपल्स आर डिज़ाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज। ये बोलते हैं ना सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज बल्कि ह्यूमन बीइंग से भी हमें यही एक्सपेक्टेड होता है कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी बहुत एफिशिएंटली करें। अब ह्यूमन रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे मैम? अब देखो, मेरे ऑफिस में ऑलरेडी 4 लोग हैं काम करने वाले, ठीक है, वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं है। ऐसा होता है कि वो चारों आराम से, मतलब सुबह 10 बजे आएँ, शाम को 6 बजे जाएँ तो काम कंप्लीट हो जाता है। बट मैंने क्या किया, 2 लोगों को और अपॉइंट कर लिया और इनका थोड़ा सा वर्कलोड उनको शिफ्ट कर दिया। अब ऐसा हो रहा है कि ये लोग जब लंच ब्रेक में जाते हैं तो आधे घंटे की लंच ब्रेक जो पहले हुआ करती थी, अब उसमें 2 घंटे लगा के आते हैं, बिकॉज नाउ दे आर फ्री, मोर फ्री, क्योंकि उनका वर्कलोड किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसे में क्या मैं ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूँ? वो जो 2 एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स मैंने रखे हैं, जो एक्स्ट्रा 2 लोग एम्प्लॉय किए हैं, क्या उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट थी? नहीं थी, बट मैंने रख लिया। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं मैं ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर रही। मुझे उन लोगों से जितना काम निकल सकता था मैंने उतना निकलवाया ही नहीं।
मैंने क्या किया, उन लोगों से उतना काम निकलवाने की बजाय मैंने उनका काम भी क्या कर दिया, किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया और नए बंदे को अपॉइंट कर लिया। बहुत पैसा है क्या तुम्हारे पास, क्या करोगे? तो यहाँ पे ये बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। फिजिकल रिसोर्सेज को तो आपको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, एट द सेम टाइम ह्यूमन रिसोर्सेज को आप रख रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए, उसको भी एफिशिएंटली इस्तेमाल करो। फिर ये बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल scientific principles suggest to cut down the wasteful movements and setting up of the standard time to complete our task। ये बोलते हैं भैया जितने भी साइंटिफिक हमारे प्रिंसिपल्स हैं ना, वो बोलते हैं कि भैया कम से कम टाइम लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दो और कम से कम रिसोर्सेज में रिजल्ट दो। तो ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं हमें ये सिखाता है कि वेस्टेज की तरफ मत जाओ, चीज़ों को एफिशिएंटली इस्तेमाल करो और उनसे बेस्ट चीज़ जो क्रिएट हो सकती है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम वो आपको करनी है। बाय सेविंग टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स, एक्टिविटीज़ कैन बी मेड इकोनॉमिकल एंड रिजल्ट इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब आप खुद सोचिए, बहुत कम वेस्टेज होगी, अच्छे से रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, तो उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा? उसका रिज़ल्ट ऐसे आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट रहेगा वो बहुत कम रहेगा। तो ऐसे में आप कस्टमर्स को सस्ते दामों पे अच्छी चीज़ें पहुंचा सकते हो। अभी तक क्या होता है, हम कस्टमर को क्या करते हैं, बहुत महंगे महंगे दामों पे अच्छी चीज़ें पहुंचाते हैं और सस्ती चीज़ें सस्ते दाम, मतलब बेकार चीज़ें, बेकार क्वालिटी की चीज़ें सस्ते दामों पे पहुंचाते हैं। लेकिन अगर एक बार हम रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो ऐसे सिनेरियो में फ़ायदा ये होगा कि हम चीज़ों को कम दामों पे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और कौन सी चीज़ें, क्वालिटी वाइज जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं हमें कौन सिखाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाता है। और पानी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल एवर। क्यों? क्योंकि इसी की जो किल्लत है वो हमें आजकल फील होने लग गई है और नियर फ्यूचर में ये चीज़ और बढ़ने ही वाली है। सो इससे पहले कि पानी कोल्ड ड्रिंक से महंगा हो जाए, लोगों को समझ आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट जो कि है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आए, पॉइंट क्लियर हुआ है। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड तो आप magnetbrains.com से ले सकते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हम ऑलरेडी 2 सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, प्लस हम इसकी एक जिस्ट भी देख चुके हैं, सारे सिग्निफिकेंस जिसमें इंक्लूडेड थे। दैट वाज आवर फर्स्ट वीडियो और उसके बाद हमने इंडिविजुअली उन्हें कवर किया है जैसे हम हमेशा करते हैं। तो इस वीडियो में हम साइंटिफिक डिसीजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बोलते हैं कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता है शेयर होल्डर अलग होते हैं कंपनी में और मैनेजर्स अलग होते हैं। शेयर होल्डर्स बोले तो जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, और एक होते हैं फिर हमारे यहाँ पे मैनेजर्स जो मैनेजमेंट का पर्पस मतलब काम देखते हैं। ये बोलते हैं जब वो मैनेजमेंट का काम देख रहे होते हैं तो दिन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है। मैं बोलूँ हमारी आपकी हर एक की लाइफ में होता है ना कि हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ में तो डिसाइड करना ही है। फर्स्ट से जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम ये खाएं या ये खाएं, ये वाली आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी है, ये वो वाली आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी है। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हम ये फिर सोचते हैं कि ये वाला टॉय लें या वो वाला टॉय लें। फिर और बड़े होते हैं तो फिर हम सोचते हैं दोस्तों के साथ घूमने जाएं या घर पे बैठ के पढ़ाई करें। तो ऐसा है कि हर एक की लाइफ में ना कुछ डिसीजन मेकिंग ऑन द डेली बेसिस होती ही होती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास भी सेम चीज़ होती है। पर जितना इजी हम लोगों के लिए होता है डिसीजन लेना, क्या उतना ही इजी होता है मैनेजमेंट के लिए? हम लोग किन बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आज मूड ऐसा है तो ये खरीद लेते हैं, कल मूड वैसा होगा तो वो कर लेंगे, आज दोस्तों के साथ घूमने का मन है दोस्तों के साथ घूम आते हैं, कल पढ़ाई कर लेंगे। हम तो बहुत आराम से उन सब चीज़ों में डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का डिसीजन उतना ईजी नहीं होता है, उतना ईजिली वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। What they have to do is managers have to take number of decisions every day। हर रोज़ इनको बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। The management principles enable the managers to approach various problems systematically and scientifically। यहाँ आई मुद्दे की बात।
ये बोलते हैं कि जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि ये चॉकलेट चाहिए या ये चॉकलेट चाहिए, बहुत इजीली आपने डिसाइड कर लिया आज मेरा मूड ये खाने का तो ये खा लेते हैं। ये बोलते हैं यहाँ पर डिसीज़न ऐसे नहीं लिया जाता, यहाँ पे डिसीज़न बहुत ही सिस्टमैटिकली लिया जाता है, बहुत ही साइंटिफिकली लिया जाता है। मतलब आपका डिसीज़न बेस्ड होना चाहिए कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पे, कुछ साइंटिफिक थ्योरीज पे। सो आपको एवं ही कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसीजर कीपिंग इन व्यू एवरीथिंग पॉसिबल जो भी उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, हर उस फैक्टर को ध्यान में रखना है, थ्योरीज अप्लाई करनी है और थ्योरीज के बाद कहीं जाके आपको अपना डिसीजन मेकिंग करना है। तो उनका डिसीजन जो होता है बहुत ही सिस्टमैटिकली होता है और बहुत ही साइंटिफिकली होता है। देन दे से फॉर एग्जाम्पल टेलर्स प्रिंसिपल always insisted on replacement of the rule of thumb by scientific approach। ये बोलता है कि भैया टेलर्स प्रिंसिपल ने हमेशा इंसिस्ट किया है कि रूल ऑफ थंब को हम चेंज करें और क्या लाएं उसकी जगह, साइंटिफिक अप्रोच लाएं। दैट इज he suggested to conduct the time study to set up the standard time required to perform a job rather than leaving it at the discretion or will of the manager। ये बोलते हैं कि भैया मैनेजर को खुद मत डिसाइड करने दो, उसकी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल मत करने दो, उसकी मन मर्जी मत चलने दो कि भैया मुझे इतने टाइम में करके दे दे ये काम। नहीं, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे बनाओ जिसमें आप ये डिसाइड करोगे कि इस काम को करने में टाइम लगता कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, टाइम डिवाइड करो। मतलब मैंने आपको बोला कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम कितने टाइम में कंप्लीट करना है, तो मैं अपनी मर्जी से बोलती हूँ कि चल 3 दिन में कर लेना, ठीक है। पर क्या मैंने कोई बेसिस लगाया यहाँ पे, क्या मैंने किसी फैक्टर को ध्यान में रखा, क्या मैंने सोचा कि भैया 3 दिन में क्या ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, या 3 दिन कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कंटेंट कितना है वो देख लूँ, पढ़ने लायक चीज़ कितनी है वो देख लूँ, इसके आसपास वाले चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्या मैं गलत जगह तो फोकस नहीं कर रही हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स मैं कंसिडर करूँगी और उसके बेसिस पे तुम्हें टाइम दूंगी, तो वो होगा मेरा साइंटिफिक डिसीजन। लेकिन अगर मैंने एवं ही बोल दिया कि भैया जो तुम्हारा मन है कर लो, जितने टाइम में तुम्हारा मन है कर लो, अगर चाहिए तो 3 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, तो ये क्या, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर रही हूँ विदाउट कैलकुलेशंस, विदाउट एनी पर्टिकुलर बेसिस। तो ये बोलते हैं ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं आपको। आपको जब भी डिसाइड करना है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपको ऐसा डिसीजन लेना है जो कि कुछ सॉलिड ग्राउंड पे बेस्ड होता है। अपनी मन मर्जी से कुछ भी डिसाइड नहीं कर लेना है आपको। अब आ जाते हैं हम एक सिंपल एग्जाम्पल पे। ये हो गया एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए, जो आप अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे। लेकिन आपको ऐसा भी एग्जाम्पल लगेगा जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो मैंने बोला ये एक इंसान है, ठीक है, ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है, इसके पास एक ऑप्शन आया, ठीक है, इसके पास एक ऑप्शन आया कि इसे टाइप ए और टाइप बी में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। टाइप ए टाइप बी किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल उठा के ले लो। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ कि आइसक्रीम, ठीक है। एक है हमारी आइस वाली आइसक्रीम जो होती थी ना बचपन में अपन खाते थे, आइस में फ्लेवर डला होता था, वो वी यूज्ड टू बाय। और एक साथ में होती थी मिल्क वाली, याद है, दूध वाली आइसक्रीम बोला करते थे बचपन में उसे। अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने खाई होगी ये पर्टिकुलर आइसक्रीम, ठीक है। तो ये बोलते हैं 2 तरह की आइसक्रीम है, आइसक्रीम ए, आइसक्रीम बी। 1 वाली आइस की है प्रॉपरली और सेकेंड वाली मिल्क से बनी हुई है। अब आपको इसमें से डिसाइड करना है कि एक छोटा 5 साल का बच्चा है, उसको आप इनमें से कौन सी आइसक्रीम लेके देंगे। मतलब बेसिकली आपके सामने डिसीजन मेकिंग चीज़ है कि ए वाली टाइप की आइसक्रीम आप उसे दिलाएंगे या बी वाली टाइप की आइसक्रीम आप उसे दिलाएंगे। अब यहाँ पे आप कैसे कैसे डिसाइड कर सकते हो, आप 2 तरीके से डिसाइड कर सकते हो। एक, आपने सोचा कि यार आज ए वाली खिला देते हैं, कल बी वाली खिला देंगे, या आपने सोचा ए वाली थोड़ी सस्ती है कि दिला देते हैं, कल बी वाली दिला देंगे, या आपने सोचा कि ए वाली शक्ल में बहुत अच्छी दिख रही है, ये दिला देते हैं, बी वाली कल दिला देंगे। तो ऐसे में आपने
कोई भी चीज़ को गौर नहीं किया, कोई भी फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा, बस आपका मन किया, आपकी डिस्क्रिप्शन हुई, आपकी मन मर्जी चली और आपने उस वे में डिसाइड कर दिया। बट ये बोलते हैं कि आपको जब बीइंग अ मैनेजर डिसीजन लेना होता है, आप ऐसे डिसाइड नहीं कर पाते हो। आपको डिसाइड करना होता है कुछ सॉलिड ग्राउंड्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे अगर आप 5 साल के बच्चे को आइसक्रीम खिला रहे हो, तो देखिए पहले तो उसकी मम्मी पापा आइसक्रीम के फेवर में होंगे ही नहीं कि मतलब ये खिला दो। बट अगर आप खिला ही रहे हो तो बेटर है आप उसे मिल्क वाली आइसक्रीम खिला दो, ताकि एटलीस्ट कुछ तो अच्छा कंटेंट उसके अंदर जाए, इंस्टेड ऑफ आइस खिलाने के उसे। आइस से उसका क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, सर्दी अलग लग जाएगी। तो ऐसे में आप उसे मिल्क वाले खिलाएंगे, ठीक है मानते हैं ठंडी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मिल्क कंटेंट तो है, कुछ तो न्यूट्रिशियस जा रहा है उसके अंदर, तो दैट विल हेल्प हिम, राइट। तो 5 साल के बच्चे को अगर आपको डिसाइड करना है तो साइंटिफिक डिसीजन ये होगा कि इसे मिल्क वाली आइसक्रीम खिलाते हैं, सो दैट ये कुछ तो अच्छा अंदर ले अपने। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना कि मिल्क वाली आइसक्रीम है इज़ योर साइंटिफिक डिसीजन, और अपनी मन मर्जी से कोई भी खिला देना ऐसे, वो आपका खिलाया जाएगा डिस्क्रिशनरी डिसीजन, मतलब आपने कुछ भी बिना सोचे समझे कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, बीइंग अ मैनेजर आपको हमेशा लेने पड़ते हैं साइंटिफिक डिसीजन, तभी आपकी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है, अच्छी चल पाती है। सो ये था हमारा इम्पोर्टेंस का एक पॉइंट, दैट वाज साइंटिफिक डिसीजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में, दैट्स अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इम्पॉर्टेंस क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ आपको बदलने की हिदायत देते हैं। मतलब जिस तरह का आपका सिचुएशन होगा उसी तरह की एडजस्टमेंट करके आप सामने आइए, अदरवाइज आप क्या कहलाए जाएंगे? आप आउटडेटेड कहलाए जाएंगे। आइए जानते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा हुआ है, एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम इस वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं कि ये क्या है। ये बोलता है कि कोई भी बिजनेस हाउस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ वर्क करते हैं। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में वर्क कर रहा होता है। अब जब आप सोसाइटी में वर्क करते हो, बहुत सारी ऐसे आपके आसपास की चीज़ें होती हैं जिनसे आप सराउंडेड होते हो। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, BO हो, और आपके आसपास एक बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे आप सराउंडेड हो। कुछ नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट यही है। जो चीज़ें आपको सराउंड करती हैं वही आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट है। और इन बिजनेस एनवायरनमेंट्स में हमेशा आते रहते हैं कुछ चेंजेस। मान लीजिए आपके आसपास की चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपको भी तो चेंज होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। अब ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, एक कॉलोनी थी। अभी तक क्या था, वो इनक्लोज्ड कॉलोनी थी, तो हर एक जो इंसान इस कॉलोनी में रहता था वो अपने आप को सेफ साउंड महसूस करता था, क्योंकि एनक्लोज थी, प्रॉपर गार्ड्स थे, तो अंदर रहने वाले लोग निश्चिंत रहते थे कि कोई ऐसा उल्टा काम नहीं होगा हमारी कॉलोनी में। लेकिन हुआ ये कि अब क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ बना रही थी, जिसके चक्कर में आधी कॉलोनी क्या आ गई, एक्विजिशन में आ गई। एक्विजिशन में आना मतलब गवर्नमेंट ने आधी कॉलोनी का प्रॉपर्टी ले लिया और उसे साफ करके वो वहाँ पे क्या बना रहे हैं, मेट्रो ट्रैक बना रहे हैं। ऐसे में अब कॉलोनी कितनी बची, आधी बची, और गवर्नमेंट को ये बाउंड्रीज भी हटवानी पड़ी क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही थी इनकी वजह से। ऐसे में आपकी सिर्फ अंदर की ही पार्ट बची जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। क्या अब आप उतना ही सेफ मानेंगे अपने आप को? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक तरफ से तो बिल्कुल कट गया, दूसरी तरफ से बाउंड्रीज हट गई। ऐसे सिनेरियो में आप सेफ कैसे मान सकते हैं अपने आप को? तो यहाँ के जितने भी रेजिडेंट थे उन्होंने क्या किया, अपने अपने पर्सनल घरों के बाहर बाउंड्री अलग से बना ली ताकि ये सेफ रहे।
और एक एक बंदा इन्होंने क्या रख लिया, गार्ड के रूप में रख लिया। अब जब पूरी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, मानो आपका घर भी इनमें से कहीं था, फिर से ये आप हैं, तो जब सब वो चेंजेस करा रहे हैं, क्या आप नहीं कराएंगे? कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ नहीं करी तो नुकसान आपका ही होगा। चोर जो चोरी करने आएगा वो सबसे पहले ये देखेगा कि आप ही के घर के बाहर बाउंड्री नहीं है और आप ही के घर के बाहर गार्ड नहीं है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो क्या करेगा, सीधा अटैक कर देगा। तो अब यहाँ पे आपको भी दूसरों की तरह बाउंड्री बनवानी पड़ेगी अपने घर के बाहर और अपना काम चलाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आप सेफ हो जाएंगे दोबारा से। सो हुआ क्या? Every businessman has to make changes in the organization according to the changes taking place in the business environment. बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़े, अपने घर के बाउंड्री के बाहर चेंजेस लाने पड़े जस्ट बिकॉज आपके आसपास का एरिया चेंज हो रहा था, उसी तरह से बिजनेस को भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं जब इसके आसपास का एरिया क्या होता है, चेंज होता है। तो ये एरिया चेंज होगा तो इसमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। Then they say management principles train the managers in implementing the changes in the right direction at the right level in the organization. ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं मैनेजर्स को वो ट्रेनिंग दे देते हैं कि भैया चेंजेस आएंगे तो उन्हें कब इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करोगे, किस लेवल पे आप हो। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स कहीं ना कहीं आपको कहाँ से मिल जाते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल से मिल जाते हैं। वहाँ से आपको इतनी ट्रेनिंग मिल जाती है कि आप कभी भी इस चीज़ में पीछे ना हो। फिर ये बोलते हैं although management principles are relative and general guidance, yet by modifying these principles changes can be made in the organization. ये बोलते हैं वैसे तो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ना कोई क्लियर कट बात नहीं बोलते, वो आपको जनरल गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं, जनरल गाइडलाइंस देते हैं कि डायरेक्शंस दे देंगे कि किस वे में जाना है, लेकिन कैसे जाना है वो सब एक्सप्लेन नहीं करते, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते ज़्यादा। तो यहाँ ये बोलते हैं कि भैया ये तो हमने माना कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डायरेक्टली गाइडलाइंस नहीं, मतलब आपको कुछ बताएंगे नहीं, जनरल गाइडलाइंस देंगे, लेकिन येट बाय मॉडिफाइंग दीज प्रिंसिपल्स चेंजेस कैन बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर इन प्रिंसिपल से सीख लें, थोड़ा बहुत इनके अंदर ऑल्ट्रेशन करें अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसका ऐसे भी देख सकते हैं। अब हर एक चीज़ क्या हो रही है आज की लाइफ में, डिजिटलाइज हो रही है, लेकिन आज भी आप क्या कर रहे हैं, पेन कॉपी लेके बैठ गए हैं और इस पे सारा हिसाब किताब कर रहे हैं। कैलकुलेटर उठा लिया एक जगह आपने और नोटबुक उठा ली और इस पे सारा का सारा हिसाब किताब कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में कहीं ना कहीं आफ्टर अ वाइल आप क्या हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैज़ बीन इंक्रीज इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अब ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन, कितनी ट्रांजैक्शन लिखोगे आप बुक्स में? वो ज़माना अलग हुआ करता था जो 4 दिन में एक ट्रांजैक्शन होती थी, तब बुक्स काम आ जाती थी, लेकिन अब वो क्राइटेरिया नहीं चल पाएगा। अब आपको चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ेंगी, किससे? कंप्यूटर से, डिजिटल वर्ल्ड से। सो बेसिकली याद रखिए, जिस तरह का आपका एनवायरनमेंट होगा उसी तरह के चेंजेस आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे अपने एनवायरनमेंट में, अपने बिजनेस में, सो दैट आप उस एनवायरनमेंट के साथ कदम मिला के चल पाएँ। क्योंकि एक कदम अगर आपका उनसे पीछे हुआ तो आप पिछड़ जाएंगे और आपके कॉम्पिटिटर्स कब आपकी जगह ले लेंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको 11th क्लास में समझा चुकी हूँ, कौन सा था वो? नोकिया का एग्जाम्पल था, जहाँ पे क्या हो रहा था कि नोकिया बदलते समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं ला पाया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देखिए आज की लाइफ में कहाँ नोकिया का नाम सुनने को मिलता है। तो आपको कॉम्पिटिटर्स कब मार्केट से बिल्कुल डिस्प्लेस कर देंगे आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करना ज़रूरी है ताकि वो आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज कर पाए।
आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यस, ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हैं, जिसमें से एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी है। पहले हम इस वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझते हैं। एडमिनिस्टर करना मतलब क्या होता है कि नज़र रखना, चीज़ें ढंग से हो रही हैं, इफ़ेक्टिवली हो रही हैं और टाइमली हो रही हैं। मतलब अगर मान लीजिए टॉप लेवल वाले आपको कुछ काम देते हैं, तो आपके ऊपर वो नज़र रखना कि आप काम कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, टाइमली काम कंप्लीट हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, जो चीज़ें बनाई थी, जो पॉलिसीज़ बनाए थे, जो प्लान्स बनाए थे, वो सारी चीज़ें देखना, एडमिनिस्टर करना एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। तो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के आ जाने से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है। कैसे, आइए जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको फीचर्स बताए एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आप वहीं से थोड़ा सा समझ गए होंगे कि ये टॉप लेवल वालों का ही काम है। अब आप मुझे बताइए, कोई लोअर लेवल पे बैठा हुआ है, वो अपने बॉस को बोलेगा कि वो काम किया, तुमने कंप्लीट किया? तुम खुद ही बताओ। बीइंग अ स्टूडेंट, तुम जाके कभी प्रिंसिपल सर के सामने बोलते हो, और सर क्या चल रहा है स्कूल में, क्या सब सही चल रहा है, ये काम हो गया, वो काम हो गया, वो फंक्शन का सोच लिया? पूछते हो क्या कभी ऐसे? गलती से पूछ भी लिया तो आपको रिएक्शन में समझ में आ जाएगा कि आपको पूछना चाहिए था या नहीं चाहिए था। सो बेसिकली ये क्या बोलते हैं कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो तो नीचे वालों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया बताइए क्या प्रोग्रेस है, कैसे चल रहा है। नीचे वाले नहीं कर सकते। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। देन दे से इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म। अब देखिए, हमें अच्छा चलाना है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए लगेगी बहुत सारी प्लानिंग, उसके लिए लगेगी बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग। जब तक हम अच्छे प्लान्स नहीं बनाएंगे, जब तक हम अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। जैसे मैं बोलूँ, स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है उनको फ्यूचर में करना क्या है स्कूल के साथ। उसके बाद हेड मिनिस्ट्रेस रहती हैं, उनको भी कोई आइडिया नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्लान्स नहीं है इनके, कोई पॉलिसीज़ नहीं है। क्या स्कूल ढंग से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जिस इंसान का जो मन करेगा वो वही करता रहेगा, पूरा स्कूल हौच पौच रहेगा, किसी का कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो बहुत ही अनसिस्टमैटिक स्कूल कहलाया जाएगा वो। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर प्रिंसिपल को पता है मुझे इस साल ये काम करवाना है इस स्कूल में, तो वो चीज़ें हो भी जाएंगी, देर सवेर लेकिन होंगी ज़रूर, क्योंकि पहले से उन्होंने प्लानिंग करके रखी है, पॉलिसीज़ बना के रखी हैं। तो ये बोलते हैं सेम वे में ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको चाहिए कि चीज़ें अच्छे से चलें, प्लान्ड वे में चलें, तो आप क्या बनाइए? आप बनाइए प्लान्स एंड पॉलिसीज़। देन दे से the management principles act as guidelines and base to form administrative policies to have systematic working in the organization। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, कहीं ना कहीं ये अच्छी पॉलिसीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। मतलब अगर आपको चाहिए आपके एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पॉलिसीज़ बने, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बने, किसके रिगार्डिंग? एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, देन इन दैट सिनेरियो आप ले सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल का रेफरेंस। वो कहीं ना कहीं आपको वो उस चीज़ में भी ट्रेनिंग दे देगी कि अच्छी पॉलिसीज़ आप कैसे बनाएं। For example, principle of unity of command, scalar chain, unity of direction leads to systematic and smooth functioning of the organization as unity of command avoids confusion of more bosses। यही ले लेते हैं अपन, principle of unity of command। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? देखिए, आपके बॉस, उनके छोटे भाई, उनकी वाइफ, सब आपकी कंपनी में क्या है? बॉस वाली पोजीशन पे बैठी हुई है, सब आपकी कंपनी की मैनेजमेंट देखते हैं। अब क्या हुआ, एक एम्प्लॉय है
जो बहुत अच्छा काम करता है, ही इज़ प्रो इन एवरीथिंग, बहुत अच्छा काम करता है। अब क्या हुआ, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये है मिसेस सी। अब ए को लगा काम कराना है तो उनने किससे कराया, डी को दे दिया कि डी तुम्हें ये काम करना है। डी ने बोला ओके। अब सी को कोई काम कराना था, उनने भी डी की बहुत तारीफ सुनी हुई थी, उन्होंने भी बोल दिया डी तुम्हें ये काम करना है। डी ने बोला ओके। अब बी ने भी उसकी तारीफ सुनी हुई थी, उनने भी अपना कोई काम दे दिया। डी ने अगेन बोला ओके। इस बार डी खुश नहीं था, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। डी के पास क्या था, हर जगह से क्या आ रहे थे, ऑर्डर्स आ रहे थे, कमांड्स आ रही थी। लेकिन अब बेचारे को वो होता है ना, बोल भी ना पाए और चुप भी ना रह पाए, वैसी सिचुएशन थी इसके सामने कि भैया बॉस लोगों को बोले क्या कि मैं किस किस का काम करूं, और तीनों ने ही इसे डेडलाइन दी कि रात के 12 बजे से पहले ये काम हो जाना चाहिए। अब ऐसे सिनेरियो में डी की तो लाइफ हो गई, कल्याण हो गया इसका। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेगा तो बॉस लोग जॉब से निकाल देंगे, करेगा तो किसका करे, ए का करे पहले, बी का करे या सी का करे। ऐसे में हो गया ना कन्फ्यूजन, काम भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसने तीनों के करने की कोशिश की, लेकिन रात के 12 बजे तक तीनों में से एक भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि सब में टाइम लगने वाला था। तो ऐसे में ना ये प्रॉपरली किसी का काम कर पाया और ना ही अपना प्रोटेक्शन कर पाया। तो ऐसे सिनेरियो में ये बोलते हैं कि ऐसा क्या लाया जाए कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना जाए। तो उसके लिए लाए हम क्या, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है कि आपको कमांड देने वाली अथॉरिटी सिर्फ एक ही होगी। या तो आपको ए कमांड दे सकती है, या आपको बी कमांड दे सकती है, या आपको सी कमांड दे सकती है। और सेम विल बी द केस ऑफ फीडबैक, मतलब आप उनको किसको रिप्लाई करोगे। तो इनमें से तीनों में से सिर्फ एक ही अथॉरिटी आपको ज्ञान दे सकती है, काम दे सकती है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी जा रहा था वो नहीं जाएगा। Then they say unity of direction unifies the efforts of all the employees in the common direction. Unity of direction मतलब सबके efforts को combine करके organizational goal की तरफ ले चलो। तो उससे क्या होता है, सब लोग organizational goal की तरफ चलते हैं। So all these principles definitely bring effective and efficient administration. ये सब चीज़ें होने के कारण प्लान्स अच्छे से बनते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन डायरेक्शन अच्छे से रहती है, यूनिटी ऑफ कमांड रहती है, कमांडिंग अथॉरिटी सेम रहती है। तो इन सब चीज़ों से कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क करती है। तो ये थे उसके कुछ एग्जाम्पल्स, एक आधा एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर देंगे, काम चल जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल विल बी दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, और इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। एक्चुअली दैट्स अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो बोलते हैं कि अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ढंग से अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, ध्यान में रखते हैं, अपनी पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपकी और ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी भी कहीं ना कहीं क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स द सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ही क्यों। मतलब हम अपना काम कर रहे हैं, हमें सोसाइटी से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में आप हमें बताइए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी ही क्यों टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो ये बोलते हैं भैया बताइए, अब आप ही उल्टा हमें बता दीजिए। कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो कहाँ एस्टेब्लिश्ड है। तो सामने से रिप्लाई आया सोसाइटी में है। पहला रीज़न तो ये हो गया, कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, सोसाइटी में है। फिर ये बोलते हैं आप ये बताइए जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगता है वो आप कहाँ से लेते हैं। तो हमने बोला भैया वो भी हम सोसाइटी से लेते हैं। तो ये एक और रीज़न हो गया। तो इन्होंने बोला रॉ मटेरियल भी आप कहाँ से लेते हैं, सोसाइटी से लेते हैं। फिर इन्होंने बोला आप जो अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्हें बेचते भी कहाँ हैं। तो सामने से रिप्लाई आया
सोसाइटी में ही बेचते हैं लोगों को, कस्टमर्स को, और कहाँ भेजेंगे। तो इन्होंने बोला कि जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट सोसाइटी में है, आपको रॉ मटेरियल सोसाइटी से मिल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप अपने प्रोडक्ट्स को भी सोसाइटी में ही बेच रहे हो, तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमने बोला हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हो। तो इन्होंने बोला कि जब आप सोसाइटी से इतना कुछ ले रहे हो तो क्या बदले में कुछ दोगे नहीं क्या? हमेशा रूल क्या चलता है, एक हाथ ले एक हाथ दे, यही रूल चलता है ना नॉर्मली भी। तो यहाँ पे ये बोलते हैं जब सोसाइटी से आप बार बार ले रहे हो तो क्या कभी उन्हें बोलोगे नहीं कि हम भी आपको कुछ देते हैं? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो आपको वो बोलना बनता है। तो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ेंगी। अब होंगी कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से, वो पढ़ लेते हैं। A business is creation of society and makes use of resources of society, so it must do something for the society also by performing some special responsibilities. ये बोलते हैं कि भैया बिजनेस सोसाइटी की वजह से ही क्रिएट हुआ है और सारे के सारे रिसोर्सेज भी वहीं से इस्तेमाल करता है, जो बात मैंने अभी आपको बताई। इसकी वजह से उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस बनती हैं टूवर्ड्स द सोसाइटी। Management principles not only act as guidelines for achieving organizational objectives, but these principles also guide managers to perform social responsibilities. ये बोलते हैं जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बने हुए हैं ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं बने हुए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर लो, बल्कि आपकी ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स द सोसाइटीज़ भी जो हैं वो भी फुलफिल करने के लिए आपको गाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ प्रॉफिट, ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं सोचते, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी सोचते हैं और वो आपको करने के लिए बोलते भी हैं। देन दे से, फॉर एग्जाम्पल, the principle of fair remuneration insists on adequate salary to employees and take care of interest of employees also. ये बोलते हैं एक प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। तो ये बोलते हैं ये जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं आपको इंसिस्ट करता है कि भाई साहब आप अपने एम्प्लॉयज़ को जितना उनसे काम कराया है उतने रुपए दे दो। मतलब मैं बोलूँ, मैं किसी से पूरा दिन काम करा रही हूँ और बहुत हैवी नेचर का काम करा रही हूँ, कभी कुछ उठवाना है, कभी कुछ और करवाना है, मेंटल स्ट्रेस भी है, फिजिकल स्ट्रेस भी है, तो ऐसे सिनेरियो में और मैं रात को उसको बोलूँ ले 100 रुपये दिहाड़ी पकड़, तो क्या ये वर्थ होगा? एज एन मैंने पूरा दिन उससे इतना भयंकर काम कराया और उसके बाद मैं उससे कितने रुपए दे रही हूँ? सिर्फ 100 रुपये दे रही हूँ। क्या ये मेरी तरफ से सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऐसे सिनेरियो में जितना काम उसने किया है उसका जितना बनता है एटलीस्ट उतना फेयर रेम्यूनरेशन उसको दो, ताकि उसको भी लगे कि भैया काम कर, जितना अच्छा काम होगा उतना अच्छा पैसा मिलेगा। वरना ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, उनको लगेगा अरे 100 रुपये ही देते हैं, काम जितना मर्जी करा ले, तो अगले दिन से वो उतना अच्छा काम भी नहीं करेंगे, उनको अंदर से वो मोटिवेशन ही नहीं आएगी। और एम्प्लॉयज़ के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो भी तो सोसाइटी का हिस्सा ही है आपके, तो ये भी किस में काउंट होते हैं? आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही काउंट होते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नथिंग, जस्ट आपका फर्स्ट टूवर्ड्स द सोसाइटी। यहाँ आप कौन है? आप ऑर्गेनाइजेशन रन करने वाले लोग हैं, तो आपका सोसाइटी के लिए कुछ ऑब्लिगेशन बनता है जिसको आप कंप्लीट करेंगे और उसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई है, ये पॉइंट पूरा क्लियर हुआ है। और हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल का लास्ट पॉइंट। यस, फाइनली ये सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं और हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जो कि बात कर रहा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में। ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हैं, हमने देख भी लिया किस किस तरह से होते हैं, लेकिन ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि इंस्टीट्यूशंस में भी इनका बहुत मेजर रोल आता है।
अब इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे मैनेजमेंट को सिखाया जाता है। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है। जैसे कि दिस से द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो आपको साइंटिफिक जजमेंट्स लेने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब दे से जब आप जज वाली कुर्सी पे बैठे हो और आपको जजमेंट देनी है तो आपकी जजमेंट कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर क्या होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए। आपको अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल नहीं करना कि मेरा मन किया तो मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया, ये नहीं बोलना है। आपको बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक रीजंस लगाने पड़ेंगे अपनी जजमेंट के पीछे, एंड एट द सेम टाइम बहुत लॉजिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। यू कांट बी लाइक मेरे मन में आया तो मैंने विचार दे के और डिसाइड कर दिया, नहीं। आपकी थिंकिंग बहुत लॉजिक्स पे बेस्ड होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। उसके बाद ये बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का तो बेस बना हुआ है। अब देखिए जो भी ये होते हैं प्रोफेसर्स वगैरह, जब ये रिसर्च वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो ये किसी चीज़ को बेस बनाते हैं, वहाँ से ही अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स का तो रिसर्च वर्क का बेस बना हुआ है, इसी के ऊपर वो अपनी पूरी रिसर्च करते रहते हैं और अपना नाम बड़ा करते रहते हैं। And at the same time, as these principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge, they have provided new ideas, imagination and base for research and development. इनकी वजह से बहुत सारे नए नए आइडियाज़ भी आते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं ना, जितना इवॉल्व करोगे उतना कुछ नया निकल के आएगा। और जैसे जैसे रिसर्च वर्क कंप्लीट होता है एक इंसान का, वैसे वैसे कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट कोर ऑफ मैनेजमेंट थियरीज। ये बोलते हैं सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, इंस्टीट्यूशन में लोग रिसर्च वर्क में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ऊपर से मैनेजमेंट थियरीज भी कहीं ना कहीं इसी के ऊपर बेस्ड होती हैं। मतलब हमारे यहाँ की जो मैनेजमेंट थियरीज हैं वो अपना कोर किसे मान रही हैं? प्रिंसिपल को मान रही हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मान रही हैं। फिर ये बोलते हैं These act as base for management training and education. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग और एजुकेशन जो कि मैनेजमेंट से रिलेट करती है उसका भी बेस है। देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। लास्टली दे से कि प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज BBA, MBA also teach these principles as part of their curriculum. दे से कि जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे कोर्सेज होते हैं BBA, MBA, इनमें भी हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मैनेजमेंट को अलग से पढ़ाते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। देखा जाए तो इस वीडियो में हमने जितना भी एनालाइज किया, उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने बोला प्रोफेसर्स को रिसर्च करनी है तो उसके लिए बेस बन जाता है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अगर मान लीजिए किसी मैनेजमेंट स्टूडेंट को पढ़ाना है तो उसके कोर्स का करिकुलम का पार्ट है हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। उसके अलावा मैनेजमेंट थ्योरीज का कोर है हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ट्रेनिंग और रिसर्च में, एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। All the management institute take aptitude and these tests are also based on management principles also. ये बोलते हैं बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं जो कि कम्प्लीटली इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ना सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में भी जहाँ पे पढ़ाई जाती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाई जाती है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से हम इन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते हैं। कंप्लीटली इस पॉइंट पे इन्होंने यही बताया कि अभी तक जितने प्रिंसिपल्स, जितने भी हमने इम्पॉर्टेंस पढ़े थे, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रोल को बताते हैं। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें करती हैं, उन सब चीज़ों को बताने का काम करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को नॉट ओनली इन लाइट ऑफ
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बल्कि ओवरऑल मैनेजमेंट एजुकेशन में उसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल रहा है वो एक्सप्लेन करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com से जाके वो नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक वी यूजुअली प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आपको ना सिर्फ इस पर्टिकुलर क्लास का बल्कि 11th क्लास का भी कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं एंड एट द सेम टाइम उसके भी नोट्स ले सकते हैं सेम साइट से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच।